अच्छा जी, आज जो है वो 10 अगस्त है और मेरी जो है इस रोज़ों के साथ क्लास चल रही है। आज प्रोबेबली थर्ड क्लास है हमारी। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, जो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये 3 जो है वो चैप्टर मैंने करने हैं आपके साथ, क्योंकि ये फर्स्ट 2 चैप्टर तो बहुत ही कम है, आसान जल्दी हो जाएंगे। और कुछ समझाने वाला सिर्फ 7 के अंदर ही है। और जी इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 क्लासेस में माइक्रो ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं। जी। चलें जी, इस वक्त आसान सी बात है। एक चीज़ होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स हम्म और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम्म देखिए, माइक्रो माइक्रो कहते हैं छोटे को और हम्म मैक्रो कहते हैं बड़े को। छोटी इकोनॉमिक्स और बड़ी इकोनॉमिक्स। हाँ जी, अब छोटी और बड़ी इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखें। हम्म। हम एक लफ्ज़ कहते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? इकोनॉमिक बिहेवियर। बिहेवियर ना। अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर रहे हों किसी इंडिविजुअल का, हम्म किसी एक फर्म का, एक कंपनी जो होती हम्म है एक फर्म का, और किसी एक मार्केट का। मार्केट क्या हम्म चीज़ होती है? मार्केट या इंडस्ट्री ये होती है, ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड मार्केट। यानी कि हम्म सीमेंट मार्केट, शुगर मार्केट, शू मार्केट, जिसमें सारे हम्म एक जैसे प्रोडक्ट हैं, ये मार्केट होती है। अगर हम किसी हम्म। एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करें, किसी एक फर्म को या किसी एक मार्केट को स्टडी करें, तो इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। Micro economics. Yani microeconomics is a branch of economics in which we study the economic behavior of individual in a single firm, and a single market is called microeconomics. और ठीक है। अगर हम पूरे मुल्क को एज ए होल स्टडी करें, पूरे हम्म मुल्क को एज ए होल, यानी मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं उनको एज ए हम्म। होल स्टडी करें, ठीक है। तो वो होगा मैक्रो मैक्रो एज ए इकोनॉमिक्स। होल, तमाम फर्म्स तमाम गुड्स को करें एज ए होल, इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, एज ए होल। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारी मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में, जी। अच्छा मैं ज़रा आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अगर मैं हम्म। देखूँ कि कार की प्राइसेस आजकल ज़्यादा हो रही हैं ना, कार जी प्राइसेस जो है वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। हाँ, जी जी। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा हूँ या मैक्रो को? सर कार की प्राइस। सो आर वी टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कार हियर और जनरली कार्स की प्राइस सारी इंक्रीज हो कार, रही है? सारी कार, सारी की सर सारी। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि आप जो है एक इंडिविजुअल चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, यू टॉकिंग अबाउट अ होल यू नो ग्रुप ऑफ स्टफ। तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है मे बी। हाँ, रोज़ो गलत हो गया। अच्छा, गलत हो गया। जी गलत इसलिए होगा कि कार जो है ना वो एक सिंगल मार्केट है। क्या है, जितने भी कार बनाने वाली कंपनियां हैं ना, वो एक जी। सिंगल मार्केट हो गई। ये सुजुकी है, ये होंडा हम्म है, ये हम्म किया है। ये जिस कार की प्रोडक्शन एक सिंगल मार्केट होती है, उसमें जो कुछ भी होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी में हम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कार नहीं, आलू प्याज हम्म। टमाटर कालू, जो भी ABCD Z तक जो कुछ है, वो सब की प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ किसी एक चीज़ की नहीं कर रहे होते, पूरी पूरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पूरे एज, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी। हाँ ठीक सबकी है। प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं और उसको हम ठीक है। एक फिगर में लेते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। अच्छा ये बताएं, ठीक है। इस साल जो मैंगो है पाकिस्तान में, हाँ। लेट्स सपोज, मुझे याद नहीं है, वैसे दिल करता है कि मैं अभी देखूं कितनी प्रोडक्शन हुई है मैंगो की, शायद कम हुई है इस दफ़ा, मैंगो अच्छा नहीं आया। तो 20 चले मैट्रिक टन मैंगो पैदा हुआ है, समझ करें। 20 मैट्रिक हम्म टन तो बहुत थोड़ा होता है। अच्छा, मिलियन मैट्रिक टन पैदा हुआ है। तो क्या ये हम्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो रही है या मैक्रो की? सर माइक्रो। ये माइक्रो, क्योंकि सिर्फ मैंगो की बात हो रही है। मैंगो की बात हो अगर रही है, मुल्क बिल्कुल। में जितना कुछ बना है, मैंगो, हम्म। कार, आलू प्याज चावल, जो कुछ भी है, ठीक है, तो सबको आप क्या कहेंगे? मैक्रो कहेंगे। जी। उसको मैक्रो कहेंगे।
मैक्रो वो होता है कि इसमें होता है। सो एक चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, व्हाट इज़ डिफरेंस बस बिटवीन माइक्रो अच्छा इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके तो इसमें क्या पढ़ते हैं वो तो हम, बाकी इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो आप पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि इसके में क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट जी कम टू, देखें अब मैं आज आपको बड़े मज़े की, अच्छा यहाँ सिर्फ मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं ज़रा मार्केट हम्म, इकोनॉमी की बात करता हूँ। ठहरें ज़रा, मार्केट इकोनॉमी ठीक है क्या होता है ये बताएं। रिसोर्सेज क्या हैं इस दुनिया में? सर नेचुरल रिसोर्सेज यही आपका लैंड वगैरह एंड एवरीथिंग, लैंड के अलावा क्या होता है? कैपिटल आपके, और लेबर हम्म, आपका, एंटरप्राइज, इनको क्या कहते हैं? रिसोर्सेज, इनका दूसरा नाम क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है दुनिया में क्या है, कम है ज़्यादा है? सर लिमिटेड है लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स। अच्छा, जी। अब बात ये है, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है जैसे घर में रिसोर्सेज कम है, ठीक है। बिल्कुल जो है, अगर रिसोर्सेज कम हो आपके घर में हम्म तो आप हम्म क्या करेंगे, उसको एलोकेट करना। एलोकेट का मतलब क्या होता है, उससे क्या क्या बनाना है, उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसको कहते हैं बिल्कुल एलोकेट, एलोकेशन। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर घर में पैसे जो है वो कम होंगे तो हम उस दिन पिकनिक और उस पे और एक्सपेंसिव नहीं लेंगे, बस गुजारा करेंगे, चुप होके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो हम करेंगे। तो एलोकेशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं। मुल्क में भी ठीक है रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें के रिसोर्सेज जो मुल्क के अंदर होते हैं वो गवर्नमेंट ना हम्म एलोकेट करे कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, बल्कि मार्केट हम्म, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कैसे एलोकेट हों। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रिसोर्सेज एलोकेट हों, ऐसे सिस्टम को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी, एक पूरे मुल्क के अंदर एक सिस्टम होता है ना, उसे हम्म, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी ऐसा निज़ाम होता है जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होती इकोनॉमिक डिसीजन में। सारे के सारे रिसोर्सेज यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल हैं, उनसे हम्म, क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू हम्म, प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीशन गवर्नमेंट नहीं लेती। मार्केट मार्केट फोर्सेस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई। एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ ठीक है डिमांड एंड डिमांड एंड सप्लाई से, सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से एलोकेट हों, उसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है मार्केट मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट होती है? नहीं गवर्नमेंट सर नहीं होती, नो जी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट नहीं होती। अच्छा, जो हाँ डिसीजन होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, ये कौन करता है? सर जो व्हाट टू प्रोड्यूस। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर दी है, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी डिमांड एंड सप्लाई, फॉर हुम। अच्छा, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सर डेफिनेटली सर। आप जो है सुबह जब उठी उससे हम्म लेकर अभी तक आपने बहुत सी चीज़ों को डिमांड किया है। जी मैंने उस दिन भी बताया था कि चाय का कप लाया तो इसका मतलब है कि उसमें दूध की डिमांड थी, चीनी की डिमांड, पत्ती की, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की है, इंटरनेट सर्विसेज को डिमांड किया है। ये है डिमांड। आप ऑर्डर कर जी रहे हैं कि लाओ लाओ लाओ, चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं, और बिज़नेस क्या जी कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं वो। हम्म तो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं और बिजनेसेस सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट बीच में नहीं है। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई से ही ये द डिमांड एंड सप्लाई विल एनेबल द इकोनॉमी के व्हाट टू प्रोड्यूस। मसलन चलें जी, ऐसा करें, लोगों को एक रूमर फैल गई है कि चिकन बिल्कुल जो है ना नहीं खाना आपने, हम्म, चिकन नहीं खाना आपने, और आपने बीफ खाएं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, उल्टा जैसे आजकल चल रहा है। अच्छा, जी बीफ का आप लगाएं। अब देखें, अब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है तो क्या खुद ब खुद चिकन बनना शुरू हो जाएगा कि नहीं बनेगा? चिकन बनना बंद हो जाएगा या कि बीफ बनना बंद हो जाएगा, बीफ स्टार्ट होगा बगैर गवर्नमेंट के। बगैर गवर्नमेंट के? सर चिकन बनना, सर चिकन का गवर्नमेंट से क्या लेना देना। वही ना।
हाँ बात ये है कि नहीं, चिकन का गवर्नमेंट से लेना देना तो हो सकता है, लेकिन सिस्टम मार्केट इकोनॉमी, उसमें गवर्नमेंट है नहीं ना। जी। यानी कि आपने क्या किया है, जब आपको रूमर पता सर चल गई। आज आप डाउन लग रहे हैं। मैं बहुत फ्रेश हूँ माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा। बात ये है कि हमने चुगलखोरियाँ नहीं की ना बहुत से लोगों की, इसलिए जो है अच्छा। नहीं, वो मैं नहीं पढ़ाने के तरीके से, मे बी मैं डाउन हूँ या आप डाउन है। मुझे मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो स्लो जा रहा है, मैं नहीं समझ रही हूँ ये। नहीं नहीं, इनमें समझ आएगा। ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि नहीं समझ आए, और समझ ना आए तो मैं कहाँ छोड़ूंगा। मुझे जी पता चल रहा था स्टूडेंट को क्या, मुझे समझ आ रही है कि आप असल में बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिस जी। है ना। मुझे बिल्कुल। समझ आ जाएगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, समझ कैसे नहीं आएगा। जी समझ आया ना, यहाँ पर हम बता देंगे। समझ ना आया तो हम, आपको पता है शेर अली से समझ जाते हैं, वो उससे ज़्यादा कौन अच्छा समझा सकता है। ठीक है। अच्छा, मैं बात क्या कर रहा हूँ, क्या रूमर क्या फैली है। कि चिकन जो है आप मार्केट में बहुत बुरा आ रहा है, तो आप चिकन की जगह बीफ खा लीजिए फॉर योर गुड हेल्थ। अच्छा जी। अब हाँ इसकी जी। बेस पे क्या होगा, आप ना घर में आप क्या करेंगे, बीफ डिमांड करना शुरू कर देंगे। डिमांड करेंगे। अच्छा, बीफ जब डिमांड करेंगे, सारे लोग जब बीफ डिमांड करेंगे, बीफ की जी। प्राइस क्या हो जाएगी। प्राइस पी लिखता हूँ मैं, प्राइस ऑफ बीफ क्या हो जाएगी। फिर हाई हो जाएगी। जो ही ये प्राइस हाई होगी, हाँ। तो साथ ही जो बीफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जो लोग बीफ बनाते हैं गाय वाले, वो फौरी तौर पर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे। हम्म। वो क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा ज्यादा कर कर देंगे। लेंगे, और बीफ ज़्यादा होगा। और चिकन लोग नहीं जब डिमांड करेंगे, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो बिजनेसेस, तो पोल्ट्री फार्म वाले उसकी सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि जी। उनकी प्रॉफिट कम होगा। अब बताएं, किसने कहा कि बीफ ज़्यादा करो, किसने कहा। सर कंज्यूमर ने डिमांड तो कहा, कंज्यूमर का था। डिमांड और सप्लाई ने। डिमांड से अच्छा। सिग्नल गया और ओ मार्केट समझ में। गई। ओके। हाँ, ठीक है ठीक है। गवर्नमेंट नहीं है इसमें, खुद ब खुद हो जाता है, खुद ब खुद ही हो जाता है, इसे कहते हैं बेसिकली ना। आपका जो कंज्यूमर होता है, लाइक आज हम किसी चीज का डिमांड करेंगे, हम्म, ठीक है, तो वो दैट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, ठीक है। जो हाँ, बेसिकली कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका गवर्नमेंट से होता है ताल्लुक, एंड वी क्लियरली, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह के हवाले से, तो डेफिनेटली दैट गोज टू द गवर्नमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स, तो उसका जो है गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि वो जो है सीधा मार्केट से उसका प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, यूजिंग द फैक्टर डिमांड डिमांड एंड एंड सप्लाई। सप्लाई से। समझ इसमें गई। बताएं, ओके। आपके मुल्क, आप देखें, मैं कल मेरा बेटा जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि भाई चिकन किस तरह है, तो वो कुछ 500 कुछ कह रहा था, 560 जी रुपये किलोग्राम है ना। तो जी। आप देखें, डेली प्राइस चेंज होती रहती है, कभी वो 570 होती है, कभी वो इवन कम होकर 3 हो जाती है, और कभी वो बहुत महंगी हो जाती है, इस तरह हो जाती है। बिल्कुल। हु देन चेंज द प्राइस, कौन करता है प्राइस चेंज। सर मार्केट। मार्केट फोर्सेस, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, ये डिमांड पे डिपेंड बिल्कुल। करता है, और ये सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। जी ये है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। क्या उसमें जी। जितने भी रिसोर्स के क्या बनना है, उसकी क्या प्राइस सेट होनी है, ये काम जी जी। कौन करता है, ये मार्केट। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करती है। चलें, ठीक है। इस तरह करें कि हम ना डिमांड, एक, अब मैं पढ़ रहा हूँ किसका, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। क्या लफ्ज़ कह रहा हूँ मैं, बोले। मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। जी इसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन डिमांड एंड सप्लाई से होती है। ठीक है। ठीक है। इसके बिल्कुल अपोजिट एक और सिस्टम है, उसमें ये सारे रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट सेट करती है। उसे कहते हैं क्या, क्या, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। कौन, नॉर्थ कोरिया। प्लान। अच्छा। ओ यस 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 गॉट इट। नॉर्थ कोरिया, ये क्या है, यूएसए, यूरोप, ये सारा वहाँ पर इवन
हर कुछ, इवन डिफेंस भी जो है ना वो मार्केट फोर्सेस बनाती है ना। फिर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मार्केट इकोनॉमी में, पाकिस्तान ज़्यादा मार्केट इकोनॉमी में है, एग्जैक्टली, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, बिल्कुल। हमारे पास कोई 70% मार्केट इकोनॉमी है, 30% प्लान्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट के जी बहुत ज़्यादा देखें ना, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है, बहुत जी जी ज़्यादा जो है रेलवे प्रोडक्शन है। लेकिन जो यूरोप जी है उसमें जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी जो है वो प्राइवेट जी सेक्टर, नेचुरल गैस, रोड्स भी जो है वो प्राइवेट हैं, तो वो ज़्यादा जी मार्केट इकोनॉमी है। हम लोग जी मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन जी नॉर्थ कोरिया कोई 97% प्लान्ड है ना, जी सब कुछ जी गवर्नमेंट का है। तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रिसोर्स एलोकेशन इज़ डन थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी। हम्म अच्छा, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। आज हम्म पूछता हूँ, मुझे बताना कि ये कौन सा एक्सिस है। सर वाई एक्सिस। चलो, अच्छा किया कि ये वाई बता दिया। इसका दूसरा नाम बताओ, इसका क्या नाम है? सर वर्टिकल। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, ये मैं इस तरह का एक डिमांड इस कोने से बना रहा हूँ। अच्छा, ये लें जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसमें ये यहाँ से नीचे इस तरह आ रहा है। इसको मैं हाँ कहता जी, हूँ डिमांड। ये डिमांड कर रहे हैं क्या? अभी ये क्या डिमांड। है, कैसा है, वो तो चैप्टर पढ़ेंगे ना, आज ही पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों ऐसा है। हम्म ठीक है, वो तो हम्म पढ़ेंगे। ये है डिमांड। मार्केट के हम्म अंदर डिमांड कंज्यूमर करता है जी। ठीक है जी, आप लोग ये लें जी, डिमांड करें, कॉस्मेटिक्स की डिमांड करें जी, दराज पे आई जा रहे हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो लोग कम डिमांड करते हैं, देखें ज़्यादा डिमांड करते हैं, ये ज़्यादा है, और प्राइस कम होती जाएगी। अच्छा चलें, ये डिमांड कर रहे हैं, और इस तरह का कर्व जो यहाँ से शुरू होता है दैट इज़ सप्लाई। हम्म, नहीं समझ आई? नहीं। इसको समझना भी नहीं है, ये हम समझना नहीं है इसको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बहुत ही, जब हम कोई बहुत बड़ी चीज़ पढ़ाते हैं, ड्रामा होता है ना, हमें जब वो हंस रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा ड्रामे में, हमें अब पता चलता है अब कोई दुखी पार्ट होगा, अब रोने के लिए तैयार हो जाओ। औरतें तो पहले कहती हैं हाय बहन बहुत दुख हो गया मुझे, हाँ उसका टाइगर चला गया, बहुत रो रही थी वो। ठीक है, तो अब आगे मुश्किल पढ़ाने से पहले ये कौन सा कर्व है, बस सिर्फ याद कर लें कि इस तरह का कर्व क्या सर होता है। डिमांड, इस तरह का, सप्लाई। जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती है, जो जहाँ हम्म, पर एक इक्वल होते हैं, वहाँ पे प्राइस मार्केट में सेट होती है। प्राइस मार्केट में ठीक है। प्राइस सेट होती है, और ये मार्केट के अंदर क्यू क्वांटिटी होती है, इतना ट्रेड होता है मार्केट के अंदर। हम्म, बस आप ज़रा, मैं इसको, चूँकि इसमें अभी हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा नहीं है और बुक में पहले दे हाँ दिया है, तो इसलिए मैं हाँ। भी उतना ही समझाऊंगा जैसे बुक में कहा है। ये कौन सा कर्व है? ये सप्लाई, सप्लाई। ये कौन सा है? डिमांड। और जहाँ ये मिलते हैं प्राइस सेट होती है वहाँ मार्केट में। प्राइस सेट होती है। इसे हम्म इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। चलें, इसको हम्म प्राइस कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। और ये हम्म इक्विलिब्रियम, ये जहाँ मिलते हैं इस जगह को कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या? एक, इक्विलिब्रियम, इक्वल से ठीक है। इक्विलिब्रियम, RIUM, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर, यानी जहाँ पर इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई मिलती है वो जगह इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है जी। ठीक है। रोज़ो, आपको पता क्या है, आपको अपनी ना IQ पे ना आपको शक है। मैं आपको बता दूं ना, आपको हम्म, अपने बारे में जो एस्टीमेट है ना, जो भी आपका एस्टीमेट है, उससे अब बहुत ऊपर की हो, बहुत ऊपर की। हाँ, बहुत ऊपर की। मुझे पहले बताना, मेरी, मैंने कहा अभी ये गलत कहेगी, अभी ये गलत कहेगी। ठीक है, क्योंकि इट्स अ न्यू फॉर जी यू ना, ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है। ऊपर से आज जी। इनकी क्लास हुई है, राफे लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा स्कूल आएगी तो हमें पता चलेगा ना। वो तो स्कूल ही अच्छा, कोई नहीं आती। तो फिर क्या था? क्या कहा था? मैंने कहा भाई तुम उसको उसको जानते हो? मैंने पूछा बताओ लायक है कि नहीं लायक? वो कहते सर हमें हाँ क्या पता लायक है कि नहीं, वो तो स्कूल आएगी तो पता चलेगा ना लायक है कि हाँ, तो नहीं। मैंने आपको बताया मेरा प्रेजेंस बहुत कम था सर। हाँ, तो उनको कहा हमें तो पता ही नहीं। वो एक और लड़की का नाम ले रहे थे, वो बड़ी लायक थी, कह रहा है पता नहीं क्या नाम किसी का ले रहे थे, है, कोई राफे नहीं, मुझे राफे बता रहा है। आप तो राफे की क्लास की नहीं हो ना, वो तो नहीं नहीं, आप राफी की क्लास की आप मैं तो नहीं थी। राफे तो आपसे, रजा की आप क्लास रज़ा की की हो थी। ना। मैंने रज़ा से मेरी जी। बात ही नहीं हुई। वो डर के मारे मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं मुझे एकेडमी ना बुला लें। अच्छा। उसके अब्बू को मैंने कहा भाई राफे को कहो कि फ़ौरन एकेडमी है, मैंने इसको अक्टूबर में AS दिलवाना है।
फिर मैंने इसको AS दिलवाना है अक्टूबर में, इकोनॉमिक्स में और हम्म बिजनेस में, और जून में इसको A2 करवा कर मैंने निकालना है यूनिवर्सिटी। राफे ओ कह रहा है सर मेरी ज़िंदगी को थोड़ा अय्याशी करने दें, थोड़ा सा निकम्मा हम्म बैठने दें, हमने बहुत हम्म पढ़ा है। मैंने कहा तुझे पता है, तुझे ख्वामखा लोगों ने लायक बनाया हो, तू मेरे पास आ, ज़रा तुझे मैं बताता हूँ तू कितना लायक है। पता चल अच्छा जाएगा। ये क्या है, डिमांड है, ये क्या है, जी जी सप्लाई है। सप्लाई अब बताएं जहाँ पर ये मिलते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सर वहां पे जहाँ पे ये मिलते हैं इस पॉइंट को इक्विबिल कुछ ऐसा आपने बोला मुझे जी, ई क्यू हाँ यू आई, हाँ इक्विलिब्रियम, लिब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। अब ठीक बताएं है ज़रा, ये तकरीबन ये चैप्टर हमने एंड किया। द मार्केट अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम क्या? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो चीज़, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हाँ के मार्केट फोर्सेस से जो है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। पढ़े ज़रा, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? The market system refers to the method of allocating scarce resources through the market forces of demand and supply. जहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, वो हाँ एलोकेट होते हैं। एलोकेट का मतलब कहाँ खर्च होने हैं? थ्रू जी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड, गवर्नमेंट नहीं डिमांड होते एंड हैं। सप्लाई और वहाँ पे ये है कौन सा कर्व, रेड वाला कौन सा है? सर डिमांड का है और ग्रीन वाला आपका सप्लाई का है और कहाँ पर? बीच में जब जब बीच में ये लोग मैच होते हैं तो वो वहां पे इनका इक्विबिलियम प्राइस पता चलता है और नीचे उनका क्वांटिटी ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। प्राइस इस क्वांटिटी तरफ है, प्राइस इस तरफ होती है, ठीक है ना। जी जी और बिल्कुल इक्विलिब्रियम जो है दूसरा क्या होता है, वो क्वांटिटी होता क्वांटिटी है, ठीक है ना। जी मुझे जी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? कहाँ से? जी नहीं, मैं नहीं जानता आपको जी। अच्छा जी। जी तो अपना ये जो है वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, अब ये है कि इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैचेस द सप्लाई। ऐसे भी इक्विलिब्रियम वो होती है ना, देखें ना, इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जी बिल्कुल ये होती है। इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। तो ये आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो गवर्नमेंट रखती है? सर नहीं मार्केट मार्केट में कौन रखता है? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड बिल सप्लाई सप्लाई रखती हैं, ठीक है ना। व्हाट सर टू ऊपर एक और था मार्केट डिसइक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इज नॉट इक्वल, तो जहाँ पर उसमें क्या होता है क्या वो डिमांड ऊपर हो सप्लाई कम हो या सप्लाई ऊपर वो हो डिमांड बहुत कम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे। व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई तो इट इज़ कॉल्ड ठीक है डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक वो आगे ठीक चैप्टर में, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर ये डायग्राम इन्होंने दे दिया ना, तो मैंने जी आपको जी करवाना था। तो ये जी जो आपको ना, ये शिमला मिर्च वैसे भी मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इसकी जी कीमत है 99। ये किसने रखी है? सर आपने ये तो क्यूकम्बर की कीमत है 99 अच्छा चलो ठीक हो गया, कि कम्बर हो गया। तो इसमें जो मार्केट जो इकोनॉमी होती है, जी मार्केट इकोनॉमिक, उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू for whom to प्रोड्यूस, produce दिस डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस। market forces of मार्केट demand and supply फोर्सेस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जी जी आपको हो गया चैप्टर दूसरा ख़त्म, ठीक है। अच्छा तीसरा आगे, अब पढ़ते हैं डिमांड क्या होता है। अब ज़रा डिमांड की खाल उतारते हैं, अब पता जी चलता है कि डिमांड क्या होता है। सही है, तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करें। चैप्टर 7 पे हम हैं कि डिमांड क्या होता है। मुझे जी आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपने आज जो सीखा वो आप से ऊपर से गुजर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं सर ऐसा, नहीं समझ आ रही है वो तो हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं आता जहाँ पे मैं वहां पे स्टॉप करके आपको खुद बोलती हूँ कि मुझे नहीं समझ आया हाँ वो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, जी अदरवाइज बिल्कुल जो मैं है ना रिपीट पे सुनती भी हूँ बाद में फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा चलें, डिमांड क्या है, चले ज़रा जाएं आपकी आपके फ्लैट में। हम इस तरह करते हैं, चलते हैं ना, हम हम्म फ्लैट में जाते हैं और हम्म पहले बताएं डिमांड क्या होता है। ज़रा इस तरह करते हैं कि लेट सपोज़ आपके फ्लैट्स में घर हैं कोई हम्म 24, लेट सपोज जी 24 घर हैं, ठीक है ना। ये 24 है
इनको ऊपर के बजाय मैं यूँ बना रहा जी जी हूँ, जी ये जी। ले लें। अच्छा, ऐसा करें रोज़ो, आप यहाँ टक टक करो इन्हें को यार, आपको इस साल कितने सेल फ़ोन चाहिए? हम्म। ये कहेंगे हमें 5 चाहिए, ये कहेंगे हमें 7 चाहिए, ये कहेंगे 2 चाहिए, ये 5, 1, 10, टोटल 200 पता चल गया कि इनको एक साल में चाहिए। ये डिमांड है कि जी नहीं? बिल्कुल डिमांड है। ये डिमांड है। अच्छा, अब आप ऐसे करें, दोबारा जाने के पैसे दो, हम्म पैसे दो। ये कहेंगे अच्छा पैसे नहीं चाहिए, एक हम्म। चाहिए, दो चाहिए। अब बन गया जी 15। बताएं कौन सी डिमांड है? ये ऊपर वाली डिमांड है, नीचे वाली डिमांड है? सर दोनों ही डिमांड है, पहले डिमांड ज्यादा थी, फिर डिमांड कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जब आपने पैसे मांगे तो हाँ, तो उनकी इनकी डिमांड कम हो गई। कम हो गई ना। अब हम्म। डिमांड क्या चीज़ होती है? डिमांड बेसिकली एक क्वांटिटी में, क्वांटिटी, डिमांड इज़ ए क्वांटिटी। पहला लफ्ज़ मैं क्या कह रहा हूँ? डिमांड इज़ ए क्वांटिटी। क्वांटिटी। किस चीज़ की? डिमांड इज़ ए क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। हम्म डिमांड इज़ ए क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। कौन करता है डिमांड को? कंज्यूमर। 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 कंज्यूमर जो विलिंग टू पे, यानी विलिंग टू बाय, उसको ख़रीदना भी चाहता हो, हम्म और एबल टू बाय, एबल टू बाय कि उसके पास पैसे भी हों। हम्म किसे? एट डिफरेंट प्राइसेस। आपको पता है प्राइसेस कम होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं और ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम्म। दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। डिमांड में 6 बातें मैं कह रहा हूँ क्या? डिमांड इज़ ए क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट हम्म। दैट ए कंज्यूमर इज़ willing विलिंग टू बाय, at एबल and टू able बाय। to buy at different prices, it is called ठीक है। demand. At different ठीक। prices is हम्म। called demand. डिमांड डिमांड। ये होता है कि ये नहीं होता, विश नहीं होती। डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द willingness and the ability of customers to pay a given price to buy a good or service. higher the price, the lower The will be higher the demand, price of the product, the lower will be the its demand. demand tends to be. मुझे मुझे अपनी डेफिनेशन पता नहीं, मैंने यहाँ से नहीं देखी, मुझे अपनी डेफिनेशन इतनी अच्छी लगती है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डेफिनेशन जो है ना वो करें। देखें मैंने कितनी 5 बातें, ए लेवल में होती तो मैं 8 बातें करता, यहाँ मैंने 5 या 6 की हैं। किसकी? डिमांड की डेफिनेशन में। जी सबसे पहले मुझे बताएं मैंने क्या 6 बातें आपको, 1, सर, 2, आपने कहा 3। कि डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है सबसे पहले तो इट इज़ ए क्वांटिटी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्वांटिटी जी, ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ कस्टमर्स दैट कंज्यूमर इज willing to buy, able to buy at different prices. हा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब है जी डिमांड के बारे में आपको पता चल गया कि जी जी। डिमांड, और ये भी कहा कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, और प्राइस कम होती है नहीं, तो जब बहुत कम। प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाता है। क्या मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल जी। सही कहा। अब मैं डिमांड कर कैसे बनाता हूँ? कल आपने पीपीसी बनाया तो मैंने कहा इसका दिमाग उड़ जाएगा, अभी कोई धमाके की आवाज़ आएगी, दिमाग क्या हो गया सर? वो दिमाग वो उधर पड़ा हुआ है, मैं तो इधर सोची हूँ उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, उधर सर के ऊपर ही था। सर कल वैसे सही नहीं था मेरा पीपीसी वाला। सही था ना? मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग अपनी जगह पर था। मैंने कहा हाँ। फट जाएगा, फटा नहीं। नहीं नहीं। नहीं फटा। मैं काफ़ी अरसे बाद में पढ़ा है तो बड़ी एनर्जी इसमें आई हुई है। जी जी। छुट्टियाँ की हैं तुमने? अच्छा चलो, काफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगली बात कर रहा हूँ। मैं एक डिमांड कर बना रहा हूँ, अभी आपको बताया था ये है डिमांड कर। डिमांड का जी। इसके इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में क्या लिखते हैं? सर इधर आप इसका प्राइस इक्विलिब्रियम। इधर प्राइसेस लिखते हैं, अभी जी इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर ठीक हम है, क्या लिखते हैं? क्वांटिटी लिखते हैं। क्वांटिटी। ठीक है, ये है डिमांड कर। बेसिकली ठीक ये है। मैंने इस शेप में क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि आपको पता है जब भी किसी ग्राफ को पढ़ना है ना, आपने जी आपने पढ़ना है ग्राफ को, तो ग्राफ पढ़ने जी का तरीका ये होता है कि ये बंदा ना इस ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो होता है, इस जी ज़ीरो से इस तरफ चलता है, जी आगे आगे जाता जाता है। आगे देखें, जी जब ये यहाँ था तो इसके ऊपर कोई वैल्यू ज़्यादा थी, बड़ी थी, लेट सपोज 100 जी थी। जी फिर जी। जब आगे गया तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। और आगे जी, जाएगा तो वैल्यू कम हो रही है और ना? कम हो रही है। और कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास ज़रा देखना, ये 60 के बाद 40 हो गया, फिर 20 हो गया ना। हम्म इस यहाँ पर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर मिलाऊँ, ये ले लें, जो मिलाऊँ इसके साथ,
ये बताएं। सर इसमें हो बेसिकली ये रहा है कि प्राइस जो है ना वो बढ़ गई है, तो बढ़ती हुई प्राइस के साथ जो डिमांड है ना वो कम होता जा रहा है, जहाँ तक मुझे मुझे नजर आ रहा है। अच्छा ये ज़ीरो है ना, ये है 20। हाँ अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, जी। इसको 5 कर देता हूँ। 5, 10, हम्म 15, हम्म 20, 25। मैं देखें ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाएगा ना, ज़ीरो के बाद पहले 5 आएगा फिर 10 आएगा, यहाँ पर भी ये A1 2 3 जा रहा है। अच्छा मैं अब ये बात करूँ, नहीं मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये क्या है 20, ये क्या है 40, 60, 40। 80 और 100। मुझे ये हाँ बताएं, मैं टेबल एक बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ हाँ प्राइसेस हैं, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है। मुझे ये बताएं जी। जब प्राइस जो है वो 20 रुपये थी तो डिमांड कितनी थी? जब प्राइस 20 रुपए थी तो डिमांड जो है 20 ही थी। जब प्राइस 40 रुपये थी तो डिमांड कितनी थी? अच्छा जब 40। प्राइस 20 रुपये थी तो बेसिकली 5 थी, हाँ क्वांटिटी डिमांड क्या थी? 5 थी। क्वांटिटी डिमांड 5 थी सर, ये नीचे नीचे कैसे? नीचे नीचे लेके आए, ये तो वही हाँ सेम लिखे हुए हैं, ये तो देखें ये 20 और अच्छा। ये सेम लिखे हुए हैं ना, ये तो वो सेम लिखे जी हुए हैं। आप नीचे आए यहाँ देखें, ये बताएं कि जब 40 थी प्राइस तो उस वक्त डिमांड क्या हो गई? सर 4 जब प्राइस ज़्यादा हुई तो फिर क्या होगी? 3 इसका मतलब क्या है? डिमांड, प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड कम प्राइस हो रही है। इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये कर्व ये इस तरह बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अच्छा मैं अब ऐसा करता हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। एक पॉइंट ये लेता हूँ, इस पॉइंट पे प्राइस है 100 रुपये और डिमांड जी है 5, और जी प्राइस कम होकर हो जाती है 50 रुपये, जिसकी वजह से जी। डिमांड इंक्रीज़ होकर हो जाती है 20। हम्म मुझे बताएं, टेबल बनाएं, यहाँ प्राइस लिखूँ यहाँ क्वांटिटी। पहले प्राइस क्या थी? पहले प्राइस थी 100, क्वांटिटी कितनी थी? क्वांटिटी थी 5, फिर प्राइस के साथ क्या हुआ? फिर प्राइस जो हो गया डिक्रीज हो गया और उसकी डिमांड बढ़ गई तो क्वांटिटी 20 हो गई। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डी लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। ठीक ठीक है, है, समझ आ रही है बात आपको? समझ गए बिल्कुल तो सर। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब ज़रा देखते हैं एक और, ये डिमांड कर्व है। हम्म ओरिजिनली प्राइस मैं इसको कहता हूँ जी, ये इस पॉइंट पर है। हम्म इसको, इस पॉइंट को मैं पी कहता हूँ, क्या पी कहता हूँ, ठीक है। और पी इसको मैं क्यू कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? ठीक है, फिर P1 हो गई, जिसकी वजह से क्वांटिटी Q1 हो गई। ठीक है ठीक है, मैथ्स के बजाय हम इस तरह P1 Q1 ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है। अब बताएं जी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ? प्राइस क्या थी पहले? पहले सर प्राइस ज्यादा थी। P थी, नहीं पहले P पी थी, उसकी पी अच्छा पहले पी थी। हाँ P थी, उस पर क्या था? Q था। क्यों था? जब प्राइस ज़्यादा हुई है तो क्यू क्वांटिटी क्या वन हो गई? कम हो गई है, कम हो गई है। प्राइस ज़्यादा होने से हाँ क्वांटिटी डिमांड कम होती है और कम होने से हाँ ज़्यादा होती है। इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, प्राइस ज़्यादा ठीक है। होने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती ज्यादा है। होती। ठीक है, इनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ होती है, कर्व के ऊपर चेंज आ जाती है। क्या? कर्व के ऊपर चेंज ऊपर आती है। चेंज। मसलन ये बताएं, पहले पॉइंट ये ए है, ये बी है। ए पर प्राइस पी थी और क्वांटिटी क्यू थी। फिर क्या हो गई? प्राइस कम हुई है या ज़्यादा हुई है यहाँ पे? पहले पॉइंट ए पर थी, फिर बी। बी। सर ए में प्राइस ज्यादा थी, क्वांटिटी कम है। फिर बी में जो आपका प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी आपका ज्यादा है। प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाए, इसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड। और प्राइस के ज़्यादा होने से अगर क्वांटिटी डिमांड कम हो, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन इन एंड डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मुझे ये ठीक है। बताएं कि ये एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है?
दूसरा आपने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन वही आम जो इंग्लिश का लफ्ज़ है, कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ जाना। ठीक। एक्सटेंशन का मतलब होता है, बताएं रोज़ो। जी जी बोलिए। एक्सटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? सर इसमें डिमांड, सर आपने दूसरा तो बनाया ही नहीं, आपने नहीं क्या नहीं किया? बनाया, नहीं बनाया आपको नहीं। कंफ्यूज करने के लिए। ये देखिए ए है ना, इस ए पर कितना है, 10 है। इस बी पे क्या हो रहा है, 15। क्या हो गया? ये एक्सटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? सर ये जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो ये एक्सटेंशन है। क्या, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने, कोई भी नहीं बता सकता ऐसी बात। एक्सटेंशन इन डिमांड, ये एक्सटेंशन है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हुई है प्राइस के कम होने से। इवन मैंने नहीं प्राइस बनाई थी, आपको जानबूझ के मैंने कहा था ज़रा समझाऊँ, ठीक है? जी जी। तो इसलिए आपने करना। तुम्हें अपने पे भी एतबार नहीं आ रहा, सांस फूल चुकी है, हाय क्या किस डर जाती हूँ मैं। ये इकोनॉमिक्स ना, ये इतने मज़े का सब्जेक्ट है, आपको जितना मर्जी ये मुश्किल लगे ना, आपको समझ रहे होते हैं। एक तो इसमें नंबर बड़े अच्छे आते हैं किसी के, और दूसरा ये जिसको समझ आ जाए ना, उसके लिए ये गेम बन जाती है। अब ये बताएं, ये ए है, ये बी है, मुझे बताएं ये एक्सटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? सर आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। नहीं, ड्रॉ तो है ना सामने, देखें शक्ल क्या है इसकी। अच्छा, ए और बी। अब सर दैट डिपेंड्स कि जो आपने ग्राफ में लाइन बनाया वो ए से ऊपर जा रहा है या बी से नीचे आ रहा है। देखें हमेशा पहले ए होता है बाद में बी होता है ना, इसीलिए ए बी नाम रखा है। तो इसमें आपका क्वांटिटी आई वुड से कि कम हो रहा है, बिल्कुल, प्राइस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज कंट्रैक्शन। तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रही है, ठीक है ना? तो ठीक है। इसका मतलब है कि एक ये इस ग्राफ के ऊपर अगर चेंज आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए, ए बी हो जाए, जैसे ये एक्सटेंशन है, प्राइस के कम होने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो गया, इसे एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं, ठीक है ना? एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं जी। अच्छा, प्राइस की वजह से चेंज आ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है जी। लोग क्या कर रहे हैं सर डिमांड बढ़ रही है लोगों की। बढ़ है, क्या चीज़ सस्ती हो रही है? कोई एग्जांपल दें लाइफ की। सर आप औरतों में सर मेकअप की एग्जांपल ले सकते हैं। मेरे पर आज ये तो सबसे काम की बात की, सबसे अच्छी जो बात है ही बस औरत है इस दुनिया में। अल्लामा इकबाल जैसा बंदा भी कह रहा है कि तस्वीर जन से है कायनात में रंग। हाँ, तस्वीर जन से, औरतों से कायनात में रंग है, वो भी यही कह रहा था। और क्योंकि वो जो औरत है वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो बेटी होती है, तो उसकी वजह से। और मेरी छोटी यहाँ बेटी है, उसकी आवाज़ आप सुनते हैं ना, उसका नाम जन्नत है। क्या मज़ा, क्या मज़ा है लाइफ का, मैं बता दूँ, बहुत बिल्कुल सर, मज़ा है। बेटियां रहमत, जिंदगी में रौनक लाती हैं। बहुत ज़्यादा बेटियां प्यारी होती हैं। मेरे बेटे पहले हुए हैं, मुझे इतना नहीं था जितना मैं बेटियों से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा, तो अब जो है ना वो, इसका मतलब है कि प्राइस अगर कम हो जाती है, मेकअप की प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है, कम हो गई है, नकद का कम हो गई है, तो ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, तो आपको पता है, लेकिन मजे की बात ये है ना कि औरत इस मामले में इतने हम पागल है ना कि प्राइस ज्यादा भी होना डिमांड वही रहती है। लेकिन एक बात है, जी जी बिल्कुल, मेकअप की प्राइस कम होगी ना, मेकअप की अगर प्राइस कम हो गई तो आपको पता है औरतों का डेथ रेट भी कम हो जाता है। कैसे? नहीं पता आपको? नहीं। जब मेकअप की प्राइस कम हो और औरतें ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करना शुरू करें, तो फिर जो है औरतें जो है उनका डेथ रेट कम होता है, फिर वो कम मरना शुरू कर देती है। पता है क्यों? क्यों, वजह क्या है ये बताओ? सर वो आपका ही जजमेंट बता सकता है, बताइए। बात यह है कि अल्लाह मियाँ ऊपर से तस्वीर दे के फरिश्तों को भेजते हैं कि जाओ भाई नीचे से इसकी रूह निकाल के ले आओ। अच्छा। वो नीचे मैच नहीं होती, वो बदल जाती है। वो रिश्ता कहते हैं नहीं मिली कोई नहीं हमें। वो कह रहे नहीं मिलती, तो बस वो बच जाती हैं।
फिर उनकी उम्रें कितनी है? अभी कल मैं डेथ रेट पढ़ रहा था औरतों का, वो इसी आपकी बुक में बना हुआ है कि अभी मैं दिखाना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं है। इसी किताब के अंदर एक वो डेथ रेट बना हुआ है। मर्द जो है वो 80 साल से ऊपर का कोई मर्द नहीं है, और औरतें 100 साल वाली भी मौजूद हैं। औरतें मरती ही सर नहीं वो है। सारी जिंदगी अपना मर्दों का खून चूसती हैं, वो कहाँ मरेंगी सर। सही कहा। तो आपके पास अगर तो प्राइस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा डिमांड करें तो इसे कहते हैं क्या? एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड, जी। अच्छा, प्राइस की वजह से अब अगली बात करने वाला हूँ। प्राइस की वजह से अगर डिमांड ज़्यादा होती है या कम होती है तो ये एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन कहलाता है। जी। एंड द चेंज इज अलोंग द डिमांड कर्व। इस कर्व के ऊपर ही चेंज आती है ना? कर्व के ऊपर। बिल्कुल। मेरी बात रिपीट करें। सर जब प्राइस के कम ज्यादा प्राइस के कम होने से क्वांटिटी आपकी कम या ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसका जो चेंज होता है वो कर्व के ऊपर ही रहता है। ऊपर ही होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या प्राइस के अलावा भी कोई फैक्टर हैं जिनकी वजह से लोग ज़्यादा बाय करते हैं या कम करते हैं? सर डेफिनेटली सर, वो तो फिर आपका बिजनेस में आ जाता है। मार्केटिंग की वजह से भी लोग ज़्यादा बाय करते मार्केटिंग हैं। स्ट्रेटजी की वजह से सर, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना अच्छा हो, उसकी वजह से डिस्पाइट द प्राइस लोग बाय करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी हो तो। इसका मतलब है कि प्राइस इज नॉट द ओनली रीजन पीपल बाय मोर। बिल्कुल। देयर आर मैनी नॉन प्राइस बिल्कुल। फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर्स, बहुत से नॉन प्राइस फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से लोग ज़्यादा बाय करते हैं। बिल्कुल। आ जाए उन नॉन प्राइस फैक्टर की ज़रा लिस्ट पकड़ें कि वो कौन से हो सकते हैं। नॉन प्राइस फैक्टर की क्या करें हम? लिस्ट पकड़ते हैं कि कौन कौन से नॉन प्राइस हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहरबानी की है, वरना हर चीज़ में हम शी और हर लगा देते हैं। यहाँ पर मैं हिज लगा रहा हूँ। क्या? हिज एज। एक लफ्ज़ बनाया मैंने, क्या? हिज एज। हिज एज। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट एच से 3 चीज़ें बनती है। हैबिट में आ जाए, फैशन में आ जाए, टेस्ट उसका डेवलप हो जाए, या उसका वेदर आ जाए, सीज़न आ जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हैबिट, फैशन, टेस्ट। सेकंड जो रीज़न है वो आई है। आई है इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या? इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर रिच हो जाएगा, ज़्यादा बाय करेगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। एस बनता है, एक चीज़ है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स ये है कि अगर पेप्सी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो फिर कोक की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कोक की डिमांड जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की वजह से भी चेंज हो जाती है। अपनी प्राइस नहीं, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज़ ए प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ अनदर प्रोडक्ट। LG TV ले लें या सोनी, दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? तो ये मुझे थर्ड वाला वापस रिपीट कीजिएगा, ये प्राइस सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स पहले बताता हूँ होता क्या है सब्स्टिट्यूट्स। जी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं सर। सब्स्टिट्यूट सर एक चीज का बेसिकली ऑल्टरनेटिव। सही कहा। LG TV का सब्स्टिट्यूट क्या है? आपने अभी सोनी बोला। कोई भी और टीवी जो उस जैसी हो वो उसका सब्स्टिट्यूट है। जी जी, बिल्कुल। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट आपने चाय एंड कॉफी कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स। यस, ओके। ठीक है। और दुनिया में हर चीज़ जो है, ब्रांड आपस में सब्स्टिट्यूट होते हैं। यूजुअली सारे ब्रांड्स आपस में सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट, एक चीज़ है सब्स्टिट्यूट्स, और एक है क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ आता है कंप्लीट से। ठीक है। कंप्लीट ये चीज़ होती है कि कुछ गुड्स दूसरी चीज़ के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी पेट्रोल के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीमेंट क्या होता है? ऐसी प्रोडक्ट जिसके बगैर
दूसरा प्रोडक्ट कंप्लीट ना हो। कंप्लीट नहीं कार होता। इज नॉट कंप्लीट विदाउट पेट्रोल, एयर कंडीशनर इज नॉट कंप्लीट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, लेफ्ट शू इज नॉट कंप्लीट विदाउट द राइट राइट। शू। ठीक है, देखें क्या इसके बगैर कोई फायदा नहीं है उसका। तो सर इसका डिमांड से क्या लेना देना? अभी 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 इसमें अभी ये हो पढ़ते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट समझ ली ना, मैं ज़रा जल्दी समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब देखें ज़रा, हम ये कह रहे हैं कि कोई किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है, हाँ। किसी भी प्रोडक्ट की, क्या हुआ, किधर चली गई जो आवाज़ इतनी दूर चली गई है, किधर नहीं चली नहीं गई? सर यहीं पे हूँ। अच्छा, तो अच्छा। इतना है ना, इसको देखो, सब्स्टिट्यूट जो है, प्राइस जो है, ये मैं कह रहा हूँ ना कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो उसके सब्स्टिट्यूट प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। मसलन मुझे बताएं, पेप्सी महंगी हो जाए तो कोक की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर बिल्कुल उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कोक की। पेप्सी की अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो लोग पेप्सी हाँ। छोड़ना गए और डिमांड फॉर कोक, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट की वजह से फ़र्क पड़ता है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे। अच्छा, एलजी टीवी अगर महंगा हो जाए तो सोनी टीवी लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। चाय अगर बहुत महंगी हो जाए तो लोग फिर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से भी होता है। और एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? विदाउट विच द गुड इज़ नॉट कंप्लीट। जी बिल्कुल। विदाउट विच द गुड इज़ नॉट कंप्लीट, उसको Not क्या कहते हैं? complete। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अच्छा, चलें जी, कॉम्प्लीमेंट को जो है वो हम इस तरह करते हैं, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो कारों की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर पेट्रोल महंगा हो जाए कारों की डिमांड, जाहिर कार की डिमांड। सर ये एग्जांपल यूज हो सकता है? क्यों नहीं, देखे ना, पेट्रोल, कार और पेट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट है, यानी कार इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट द पेट्रोल। बिल्कुल। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि पेट्रोल महंगा होगा, कारों की डिमांड कम हो जाएगी, अच्छा क्योंकि पेट्रोल महंगा है, सर, कम बट कार। वो एक एसेंशियल चीज हो गया ना आपकी हाँ, लाइफ में। एसेंशियल तो हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो कम होगी ना उसकी डिमांड। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है चलो। कि एसेंशियल है। अच्छा, एक हम अगर ना हम कोई कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि चले वही एयर कंडीशनर को ले लेते हैं, क्या एयर कंडीशनर को ले लेते हैं। जी। उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी हो रही होगी, बिजली महंगी हो रही है। अभी एक लड़का पसीना पसीना मेरे से ऑनलाइन क्लास ले रहा है, मैंने कहा यार पीछे एसी लगा है, लगा लो यार। कह रहा है अम्मी ने देख लिया तो मुझे ठीक कर देंगी। क्योंकि बिजली महंगी है, एयर कंडीशनर की बिल्कुल सर। डिमांड क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर फॉल कर जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल, जो तो कि अभी हो रहा है हम सबके घरों में। सबके साथ हो रहा है। मेरा 1 लाख रुपया अभी 98,000 कुछ का बिल आया है इस दफ़ा। ठीक है, सर बस बिल का तो ना ही बिल का ना, और किस किस का ना पूछेंगे, बिल्कुल बिल का और दिल का बिल्कुल नहीं पूछना, सही है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब यूँ है कि कॉम्प्लीमेंट ये चीज़ है कि अगर कभी चले एक और अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम, जिसे कहते हैं, आपको पता है कि एक है लैपटॉप, ठीक है, दूसरा उसकी विंडोज़। क्या लैपटॉप विंडोज़ के बगैर कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि विंडोज़ अगर महंगी हो जाए, लैपटॉप की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, हमें तो मुफ्त की मिल जाती है ना, लेकिन ये कि एक्चुअल विंडोज़ तो बहुत महंगी है, 50-50 हज़ार की विंडो है और 50,000 का लैपटॉप है। तो विंडोज़ महंगी हो जाए तो लैपटॉप, तो कॉम्प्लीमेंट का किस्सा समझ आया आपको, कुछ ना कुछ क्या होता है। बिल्कुल। अब मैंने हिज एज में एक एच हैबिट फैशन बताया, दूसरा मैंने आपको जो है वो बताया क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर्स, और फिर एस में आपने बताया सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट, प्राइस सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट का आपने बताया। फिर एक होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जी। एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है अगर ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाए। डिमांड एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सर। और जी होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल हो, यानी ये है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम कर दे तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, या सब्सिडी दे दे। सब्सिडी ये होता है कि गवर्नमेंट बाज़ चीज़ों के ऊपर पैसे देती है, बजाय कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट लेती है, कुछ के ऊपर देती है ना, सब्सिडी होती है।
और पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र हैं, ट्रैक्टर हैं, इन गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी होती है, इस तरह की अच्छा। चीज़ें, तो उनकी चीज़ें फिर प्राइस सस्ती होती है। तो अगर हम्म। टैक्सेस कम हो जाएं तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, जी सब्सिडी ज़्यादा हो जाए तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जी कुछ समझ आ रही है बात? बिल्कुल सर। अच्छा, एक आखिरी बात रह गई। हिज एज ई। में एच है, आई है, एस है, ए है, जी है और ई है। बताएं ज़रा, रिपीट करें। क्या होता है एच से? सर एच से बेसिकली हैबिट और फैशन का आपने कहा, टेस्ट भी आपने बीच में कहा। आई होता है वो कंज्यूमर की इनकम पे डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। और एस में दो चीजें आपने कही कही मुझे, प्राइस सब्स्टिट्यूट और प्राइस कॉम्प्लीमेंट। प्राइस सब्स्टिट्यूट वो होता है कि एक प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव दूसरा प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोक, एलजी टीवी और सोनी की आपने मिसाल दी। और प्राइस कॉम्प्लीमेंट वो होता है, ओह शिट, प्राइस कॉम्प्लीमेंट यहाँ मैं फंस गई। द गुड दैट इज नॉट कंप्लीट विदाउट द अदर प्रोडक्ट। हाँ, द गुड दैट इज नॉट कंप्लीट विदाउट द अदर प्रोडक्ट, दैट इज एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लैपटॉप। जो लैपटॉप का विंडो है, लैपटॉप इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट इट्स विंडो। तो फिर जो है हाँ, तो लैपटॉप की डिमांड जो है गिर जाएगी डेफिनेटली अगर उसके साथ विंडो ना हो। और आगे आपने मुझे ए से एडवर्टाइजिंग का बोला। एडवर्टाइजिंग जितनी अच्छी होगी डिमांड उतनी अच्छी होगी, एडवर्टाइजिंग जितनी लो होगी डिमांड उतनी लो होगी। जी से आपने मुझे कहा गवर्नमेंट पॉलिसी, कि अगर टैक्सेस कम हो जाए, गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट दे दे उस प्रोडक्ट का, तो फिर डिमांड हाई हो जाएगी। और ई वाला आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। ई से होता है इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर लोगों को ये पता कि आगे मुल्क के हालात अच्छे होने वाले हैं तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। मतलब मुझे पता है कि आगे सी पैक चलेगा, हालात अच्छे हो जाएंगे, हम रिच हो जाएंगे, जी तो आज हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। आगे हमें पता है कि वार होने वाली है, हालात ख़राब होंगे तो हम डिमांड कम करेंगे। जी। इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है डिमांड। तो बाकी बाकी सही बोला। इतना अच्छा बोला ना कि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। मुझे इतना तो पता था कि यू आर लाइक, मुझे वो पता चल गया था, मुझे उस वक्त तो समझ आ गई थी थोड़ी सी जी कि था, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये नहीं पता था मुझे कि जी मैं 3 चैप्टर ऐसे करवाऊंगा और उसको हजम हो जाएंगे, ये नहीं पता था जी मुझे। हाँ कोई नहीं सर। हाँ, उसकी अच्छा, वजह। हमने 11 बजे क्लास स्टार्ट की थी, हमारे पास आधा घंटा रहता है। चलो ठहरो, बस हमने चैप्टर भी ख़त्म कर लिए हाँ, 3, फिर आप अभी मुझे हमने। वो पिछले चैप्टरों का ना मुझसे थोड़ा बहुत की पॉइंट्स पूछिएगा। मैं वो करता हूँ, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, ठहरे ज़रा। जी जी। अच्छा, अब आपने इस तरह किया कि ये जो चैप्टर मैंने डिमांड वाला करवाया है, ज़रा पहले इसको तो पूछूँ ना, ये चैप्टर आपने जो सारे का सारा पढ़ा है, इससे जी तो जी पूछूँ कि क्या होता है। ये चैप्टर था डिमांड का, ठीक है जी जी। इस डिमांड में एक डिमांड कर्व बना। अच्छा, ये जितना मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, क्या? हैबिट, फैशन, टेस्ट, ठीक है। जी जी जी। सेकंड क्या आएगा उसके बाद? इनकम ऑफ ए सर कंज्यूमर, इनकम ऑफ कस्टमर, फिर सब्स्टिट्यूट एंड एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। फिर आगे आपका एडवर्टाइजिंग एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देन इकोनॉमी इकोनॉमिक सिचुएशन आ सिचुएशन गई होता है, आप। ठीक है। इन जितनी पर अच्छी डिमांड, सिचुएशन उतना ज्यादा हाँ डिमांड। बिल्कुल सही। फिर ये एक डिमांड कर्व है। प्राइस एंड डिमांड, क्या हो प्राइस रहा एंड है? डिमांड। एक्सटेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है? एक सेकंड सर, इसमें जो है आपकी प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, आपकी एक्सटेंशन हो रही है। गुड, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ये लिखा हुआ है, देखें, जी एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, जी जी। ठीक है। ये नीचे जो एरो है ना, जो Q1 से Q2 जा रहा है, ये क्या है? Q1 से Q2 सर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो इसको कंट्रैक्शन एक्सटेंशन कहते हैं। वो देखें एरो में लिखा भी हुआ है एक्सटेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। और कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कंट्रैक्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं इधर एडमिट कर रहा हूँ। कंडीशन ये होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। वो ग्राफ बताना मैंने बताया छोड़ा कि अगर जो ऊपर नॉन प्राइस फैक्टर हमने पढ़े थे, उनकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आती है। डिमांड कर्व में शिफ्ट आती है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो उसके ऊपर अलोंग द डिमांड कर्व चेंज आती है। लेकिन जो नॉन प्राइस फैक्टर हैं उनकी वजह से शिफ्ट आती है। मुझे ये बताएं, ये एक डिमांड कर्व है कि नहीं है? बिल्कुल। इसके ऊपर अगर चेंज आए तो एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। लेकिन अगर ये जी डिमांड कर्व यूं D1 हो जाए तो इसे कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है। ये राइटवर्ड शिफ्ट तब हो सकता है जब वो चीज़ फैशन में आ जाए,
एडवर्टाइजिंग ज़्यादा हो जाए, जी कम्प्लीमेंट की प्राइस ज़्यादा हो जाए, कम्प्लीमेंट की जी प्राइस कम हो जाए, वो जो नॉन जी प्राइस फैक्टर की वजह से जो अगर चेंज आए, राइट की तरफ इंक्रीज़ होता है और लेफ़्ट की तरफ जाने से डिक्रीज़ होता है, वो तो ठीक है नॉन प्राइस की वजह से शिफ्ट आता है। ये जो ठीक है। ठीक है, नॉन प्राइस की वजह से शिफ्ट आता है। अब ज़रा और आपको थोड़ा शिफ्ट सर सिर्फ नॉन प्राइसिंग फैक्टर नॉन की वजह प्राइस से। की वजह से ही आता है। ठीक है जी, ये चैप्टर मैंने मुका दिया जी आपका। ठीक है जी, ठीक है कल सप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है। रोज़ मैं आपको आपकी क्लास में से ना पूरे 10 में से 10 नंबर दे रहा हूँ, एक नंबर भी नहीं, बल्कि मेरा दिल चाहता था कि मैं 10.5 दे दूँ। ठीक है ना? हाँ, ये कर लूँ। थैंक यू मुझे बहुत जो है ना वो सही लगा है आपका। आपने मेरे साथ जी। 3 किए, बल्कि मुझे पता होता कि टाइम रखूँ तो मैं आपको ज़रा 5-5 चैप्टर करवाया करूँ। नहीं नहीं सर, वो मुझे कल का पूरा दिन चाहिए बाकी चैप्टर को डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा, और डाइ मेरा बेटा बेचारा जमीन के ऊपर सर, मेरी नजरें कब से उसी के ऊपर है। और छोड़ो। अच्छा चलो, वो आपका आपके लिए मुझे ये कल मैं हैरान हो गया जब आपने जी ये कहा ना। मैं इतना समझ यस कि पीपल्स जब पेट जो है वो इतने लविंग होते हैं, पर इतना लविंग का नहीं पता था कि ये तो मैं क्या एक्सट्रीम हो, हर चीज़ में एक्सट्रीम चली जाती हो, हैं सर, हर चीज में कैसे एक्सट्रीम सर? नहीं, हर चीज़ सिचुएशन पे हर चीज एज इन। जिसमें देखो एक्सट्रीम। सर वो एग्जांपल दीजिए, किस किस में आपने मुझे एक्सट्रीम। पढ़ाई में एक्सट्रीम, पढ़ाई में एक्सट्रीम। अच्छा सर, और वो तो अभी टाइम कम है तो फिर कोशिश कर रही हूँ अपना। अच्छा और बाकी एनिमल की जहाँ तक सर, एनिमल लवर मैं उस हद तक हूँ नहीं। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मछलियाँ मुझे बहुत पसंद है, घर में एक्वेरियम रखना, ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। बिल्लियाँ मुझे पसंद है, और तोते मुझे बहुत पसंद है, जो स्पेशली वो जो बोलते हैं चिड़िया वगैरह घर में नहीं रखते ज्यादातर लोग। बाकी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनसे मुझे बहुत चिढ़ होती है। अच्छा चले, अब ऐसा करते हैं कि हमने कल जो है वो ये हमने पहला चैप्टर किया था, क्लासिफिकेशन सर किया था। जी जी, बिजनेस एक्टिविटी से हमने स्टार्ट किया था। कल हमने किया था स्टार्ट, और उसमें हमने बिजनेस एक्टिविटीज से। कल हमने कर लिया था। आज हमने नहीं, ये सेकंड चैप्टर हमने कर लिया था, पता है ना आपको सर उसमें। सेकंड चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया था। मतलब आज मैं हमने आपको ये कह रही हूँ कि थर्ड से, आज थर्ड चैप्टर का हाफ करेंगे क्योंकि थर्ड चैप्टर ज़रा बड़ा बहुत है। ठीक है ना? सर ये है कि आज सर हमने जो चैप्टर था ना आपका, रोल ऑफ मार्केट और डिमांड और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो, तो सर ये जो है ना, अगर इनके ऊपर मैं अभी एक और चैप्टर डालूं तो फिर मेरे लिए कल का दिन मुश्किल हो जाएगा। तो आई वुड से कि आज का दिन जो है ना इन्हीं 3 चैप्टर में क्लोज अप कर देते हैं। आप मुझसे पिछला पूछ दीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं बिजनेस में आगे चैप्टर स्टार्ट करूं या नहीं। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताएं, व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी? सर मिक्स्ड इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। अच्छा, मुझे 2 इंडस्ट्रीज़ का नाम लें जो कि सेकेंडरी सेक्टर में होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में सर, सेकेंडरी सेक्टर वही जो बेसिकली जिसमें वही मैन मेड, ओह शिट, एक सेकंड सर। सर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ। प्राइमरी एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा हाँ, सेकेंडरी होता है, ठीक है, ब्रिंगिंग दैट रॉ मटेरियल इन यूज, वो सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो 2 एग्जांपल सर, बेकरी आपका सेकेंडरी में आ जाता है, आती है, बेकरी है ना? होगी, हाँ जी। जी, और आपका कंस्ट्रक्शन का के इंडस्ट्री जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में आता है। जी अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताएं, एक मुल्क को हम अमीर होने के लिए उसको कौन से सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करें तो वो रिच हो जाएगा? सर टर्शरी, डेफिनेटली टर्शरी सेक्टर पे करे, और एक बंदा बिल्कुल। भी जो है ना वो रिच होना चाहता है तो वो टर्शरी में टर्शरी करे, सेक्टर में काम करें। टर्शरी सेक्टर में काम करे। बिकॉज आज के दौर में ना आप ज़रा अच्छा मैं ऐसे ही ज़रा बात कर लूँ, आप अपने घर में देखें ना, तो आज के ज़माने में हम जो है प्राइमरी गुड्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी ठीक है, और ज़्यादा पैसे हमारे सेकेंडरी पे भी लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे हमारे टर्शरी सेक्टर के ऊपर लगते हैं, सर्विसेज पे लगते हैं। मसलन आप अपने घर में देखें, बिजली टर्शरी सेक्टर, इंटरनेट
टीचिंग, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये बिल्कुल। सारे पैसे तो इस ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाते हैं। एजुकेशन इन पे सर, एजुकेशन सबसे ज़्यादा महंगी है, हेल्थ केयर उससे ज़्यादा महंगी है। इंश्योरेंस। ठीक है जी। इंश्योरेंस आपको अपनी इंश्योरेंस, मैंने तो लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है। मैंने कहा चलो जी, मर गया पीछे बच्चों को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। आपका टूरिज्म भी तो आपका टर्शरी में आता है, इधर उधर जाओ ये वो फलान, ये सारा कुछ तो ट्रैवल टर्शरी पे वगैरह। आपके। और अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ें, प्राइमरी सेक्टर देखें कि आपने कितना फ्रूट वेजिटेबल्स मंगवाई हैं, तो वो महीने में 20-25 हज़ार रुपए की होंगी। और जो टर्शरी सेक्टर के ऊपर 6-7 लाख रुपए लगे होंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो डेफिनेट। इसका मतलब ये है कि टर्शरी पर हम जो भी बिजनेस टर्शरी करते हैं उनको ज़्यादा जो है ना। अच्छा, जी। ये कह रहा है कि एक कंसेप्ट यहाँ पर हमने जो है वो एक नया लफ्ज़ यहाँ पर आया है, वो शायद मैंने पढ़ाया या ओमिट हो गया। एक लफ्ज़ होता है प्राइवेटाइज। व्हाट इज़ प्राइवेटाइज? प्राइवेटाइज ये होता है जब गवर्नमेंट अपना बिजनेस जो है वो सेल करके प्राइवेट सेक्टर को देती है, तो उसको ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक ठीक है। है ना? तो आजकल की दुनिया में ये हो रहा है कि बिजनेसेस अपनी जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना। सारी गवर्नमेंट्स अपने जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं वो हाँ, उनको सेल करके प्राइवेट सेक्टर को दे रही हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका कोई एक ऐसा करें मेरे साथ, एक हमेशा हाइपोथेटिकल एक बिजनेस बनाया करें। हाँ। बनाएं एक बिजनेस हाइपोथेटिकली जो जिस सर पर, आपके साथ जी जी, जिस पर हम बार बार डिस्कस किया करें। ऐसा करें, एक हैंड बैग बनाना शुरू कर दें आप। ठीक है। सर ऐसा करें जिसमें मुझे भी ज्यादा इंटरेस्ट हो ना आप। आप बनाओ, अ, क्या करें? सर हील्स, शूज वगैरह। क्या वो स्टाइलों के साथ जाकर उसके सामने दुकान खोलनी है आपने? सर नहीं, हम्म, बट मतलब होता है ना, फिर उस पर डिस्कस करने में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ हाँ, जाता है। उसका हैंड नाम, बैग की बात करें, उसका लेदर का नाम हो। रखें, पता है उसका नाम क्या रखें? सिक्स एंड मोर। सॉरी, सिक्स एंड मोर। 6 and more, हाउ, व्हाई इज इट? 6 इंच हील से ऊपर ऊपर वाली सारी औरतें हमारे पास आए। ठीक है। हम साथ साथ जूते भी देंगे, साथ साथ दांत की बतीसी भी देंगे कि जब गिर गए हाँ, तो नए दांत लगा लें आप। नहीं सर, फिर हैंड बैग ही सही रहेगा। ठीक है। तो जी। अच्छा, हैंड बैग का कोई बिजनेस है, उसका नाम रख लेते हैं हम। अब आप ये बताएं, आपको कौन कौन सी एज ए बिजनेस जो है, आपको कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी? मुझे 3 सर्विसेज के नाम बताएं। सर किस तरह से? कौन सी सर्विसेज आपके बिजनेस में रिक्वायर्ड होंगी? सर डेफिनेटली सर, लेबर रिक्वायर्ड होगी। ये लेबर रिक्वायर्ड होगी, ये तो फिर आपका सर्विसेज सेक्टर है। नहीं सर, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है। सर उस बिजनेस में तो मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको सारे चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सर्विस सेक्टर बिजनेस है। आपको अच्छा अच्छा, इंश्योरेंस चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, जी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और डेफिनेटली इंटरनेट सर्विस भी टर्शरी सेक्टर है। इंटरनेट, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी में आप काउंट कर लीजिए। तीन हाँ, बोल, हाँ, इंटरनेट वगैरह, ये इलेक्ट्रिसिटी। और और आपको दूसरा, कोरियर सर्विसेज चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए सर, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बिल्कुल स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज जिसको कहते बिल्कुल। हैं वेयर हाउसिंग। तो इसका मतलब है ये सारी सर्विसेज आपके एक बिजनेस में सर्विस, एक आपका भी बिजनेस सर्विसेज सेक्टर है, यानी वो शू जी सेल करता है। इसके बावजूद आपको बहुत सी सर्विसेज चाहिए होती हैं। जी। ठीक है ना? ये बताया ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क जो है वो सारे का सारा जो है वो टर्शरी सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में बिल्कुल ना हो, चल जाएगा? जो मुल्क 100% टर्शरी सेक्टर में हो और प्राइमरी सेक्टर उसमें बिल्कुल भी ना हो, हम्म, सर चल तो जाएगा, बट मेरे अंदाजे से नहीं, इतना अच्छा नहीं चलेगा। यू somehow somewhat you do need a little bit of primary sector। सब्जियां क्या खाएंगे? तो यही तो मसला है ना। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताऊं, ये चेन ऑफ प्रोडक्शन होती है। यानी ये है कि ये प्राइमरी सेक्टर जो गुड्स है वो टर्शरी को देता, सेकेंडरी को देता है, और सेकेंडरी सेकेंडरी को वाला देता है, टर्शरी को देता है। वो अपनी चीजें टर्शरी को, मतलब वो टर्शरी फिर उसको सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता। सर ये आपने मुझे कल बताया था। I इस still तरह remember। चेन जो है ना वो चलती है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है वो एक और जो है वो बात मैं कर रहा हूँ वो ये कि ये मुझे बताएं कि
आजकल दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्यों हो रही है प्राइवेटाइजेशन? सर प्राइवेटाइजेशन में भी गवर्नमेंट के पास बिजनेस, गवर्नमेंट के जितने भी बेसिकली काम वगैरह है, बिजनेस जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट अपने बिजनेस को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल करता है तो वो प्राइवेटाइज होता है। सर मे बी सर हमारे मुल्क के हालात तो इस तरह है, अगर हमारे मुल्क की बात की जाए तो सर गवर्नमेंट के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड देयर आर सम प्राइवेट बिजनेस ओनर्स जो कि शायद गवर्नमेंट से ज्यादा कमा रहे हैं, तो मे बी दैट इज द रीजन प्राइवेटाइज ज्यादा हो रहा है ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ जाए। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम बिजनेस ना करें, हम सिर्फ गवर्नमेंट चलाएं और बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करें, यानी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इकोनॉमी की तरफ ला रही है। आजकल क्या कर रहे हैं, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा ना, मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती। बिल्कुल। और आजकल पूरी दुनिया जो है वो मार्केट इकोनॉमीज की तरफ जा रही है। जी। पहले ये सारी की सारी प्लान्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। क्या प्लान? ये चाइना सारा प्लान था सारे, इसका मतलब है सब कुछ बिजनेसेस गवर्नमेंट के हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, उन्होंने अपने बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को दिए। तो ये दुनिया के बहुत से मुल्क जो है वो प्राइमरी और इसमें वो हुआ करते थे। एक लफ्ज़ कल मैंने नहीं पढ़ाया, वो ये लफ्ज़ निकला हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं पढ़ाया तो है लेकिन नाम नहीं लिया, तो शायद आपको पता ना। अब गेस करके मुझे बताओ ये क्या होता है? Deindustrialization, sir, no idea. डी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही हो बिल्कुल। तब जबकि कोई मुल्क सेकेंडरी सेक्टर से मूव करके टर्शरी सेक्टर में जा रहा होता है तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो रही होती है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होती है। सर इससे तो डेवलपमेंट मतलब उसकी ज़्यादा हो रही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक ग्रोथ की निशानी है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि रिच कंट्री जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो टर्शरी में जा रहे होते हैं ना, सेकेंडरी को मूव कर रहे होते हैं, उसके उसकी तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपने सर जस्ट अ सेकंड, आपको जाना है कहीं? नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा, मैंने कहा जाना है तो निकल जाओ, लेकिन नहीं वो खाली था। अच्छा दरवाजा बंद। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि एडेड वैल्यू क्या होता है? सर एडेड वैल्यू, हाँ यही पे आ जाते हैं। सर एडेड वैल्यू बेसिकली वो होता है सर डिफरेंस बिटवीन वो जो सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट होता है जिसमें आप वो सामान खरीदते हैं, उसमें जो बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका एडेड वैल्यू होता है। आपने मुझे कल एक एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कि चाय जो आप लेते हैं ढाबे से या कहीं से भी, तो उसका जो कॉस्ट होता है, जो बेचने वालों पे जो कॉस्ट आता है वो 20 रुपए होता है, लेकिन वो अपने चाय को बेचते हैं 80 रुपीज में, तो बीच में जो 60 रुपीज आ जाता है वो उसका एडेड वैल्यू होता है। एडेड वैल्यू होता है। क्या एडेड वैल्यू प्रॉफिट के इक्वल होता है? नहीं सर, एडेड वैल्यू प्रॉफिट के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें से आप सारा वो जो कॉस्ट वगैरह निकाल दीजिए खरीदने का, उसको प्रोड्यूस करने का, तो फिर उसको निकाल के आपका प्रॉफिट निकलेगा। पूरा का पूरा एडेड वैल्यू आपका प्रॉफिट नहीं होता। ठीक हो गया, सही कहा जी। बिजनेस एडेड वैल्यू कैसे ज़्यादा कर सकता है? सर बिजनेस एडेड वैल्यू ज़्यादा आपने इसका भी कल मुझे बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर कप चाय की मिसाल दी थी, उस चीज़ की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करके, उसका एडवर्टाइज अच्छा करके, और उस मतलब उसका बेसिकली कॉस्ट जो है उस पर पड़ता है खरीदने में, कॉस्ट सेम रहे और इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा दें तो उससे एडेड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट कम कर दें और सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर दें। सेलिंग प्राइस ज़्यादा करते हैं, उससे एडेड वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा जी, ये बताएं। या फिर कॉस्ट वही उसी कॉस्ट सेम रखें और फिर सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, फिर भी एडेड वैल्यू बढ़ेगी। जी ठीक है जी सर, इकोनॉमिक्स के लेक्चर वीडियो। अच्छा, अब इस तरह है कि ये मुझे बताएं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? सर डिवीजन ऑफ लेबर वो होता है जब आपका जो काम होता है ना वो स्प्लिट अप होता है डिफरेंट टास्क में, और उसको परफॉर्म अलग अलग लेबर परफॉर्म करते हैं जो एक एक चीज में स्पेशलाइज हो। अच्छा, ये बात, अच्छा मैंने यहाँ एक स्टूडेंट थी, मुझे अब याद आ रही है, मैंने उससे कहा डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? वो कह रहे हैं जब आप लेबर को सब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। मैंने कहा बड़ी मज़े की बात है यार, हमने बिजनेस में वैसे भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके तो आधे हिस्से से
आधे बंदे को कहें तुम आधा काम करो, दूसरे को कहें दूसरा, बीच में से डिवाइड करना है। बिल्कुल जी डिवीजन ऑफ लेबर को दो हिस्सों में डिवाइड करना। ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि प्रोडक्शन प्रोसेस को दो हिस्सों में जी 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 डिवाइड बिल्कुल। करना है, स्प्लिट अप द प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना। अच्छा, हाँ डिवीजन ऑफ लेबर के दो नुकसान बताएं। सर, डिवीजन ऑफ लेबर के दो नुकसान ये होंगे कि आपका जो डिफरेंट लेबर डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। सपोज कि जिस दिन अगर वो ना हुआ तो उस दिन आपका प्रोडक्शन में नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया आपका काम लेबर ने सपोज, या फिर वो ना हुआ, तो फिर आपके पास दूसरा कोई होगा नहीं कि वो उसी का टास्क परफॉर्म करे जो वो बंदा करता है, तो इसमें आपके प्रोडक्शन में नुकसान होता है। और दूसरा ये है कि एक तो ये हो गया कि एक ही बंदा एक एक चीज में स्पेशलाइज करेगा, तो दूसरा दूसरा क्या नुकसान हो सकता है कि वर्कर एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं। बोर हो जाएंगे, बिल्कुल 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 हाँ, ये हो जाते हैं। और इसके फायदे क्या हैं डिवीजन ऑफ लेबर के? सर, डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे ये हैं कि हाँ, वर्कर इस यही आपका वर्कर एक काम करके बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम, नहीं इसको मुझे थोड़ा सा और अच्छे वर्ड्स में बोलना पड़ेगा। यानी आप क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, वो एक वर्क बेंच से दूसरे वर्क बेंच में जाने में टाइम नहीं जाया होगा उनका। टाइम नहीं जाया होगा जी। अगर इसी काम को एक बंदा करेगा तो वो एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कम हो जाएगा। इस काम के लिए एक बेंच पे बैठो, उस काम के लिए उस बेंच पे बैठो। तो डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा ये है कि एक एक बंदा जब एक एक चीज में स्पेशलाइज होगा तो टाइम मैनेजमेंट भी मैनेज हो जाएगा और वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और ये है कि आपको ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कम आएगी कि ज़्यादा? ट्रेनिंग कॉस्ट इन 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 व्हाट सेंस सर? आप लोगों को ट्रेन दे करते हैं ना? नहीं सर, ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ लेबर किया है। सो देयर इज नॉट वन पर्सन जो कि आपका बिजनेस हैंडल कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि एक एक चीज में स्पेशलाइज्ड है। तो ट्रेनिंग में भी ज्यादा हो सकती है। नहीं, क्विकर टू ट्रेन करना आसान होगा कि तंदूर वाले में आपने सिर्फ एक ही टास्क में एक आदमी को ट्रेनिंग देनी होगी, सबको नहीं देनी होगी। अच्छा सर, पांच किस्म की, आई थिंक मैं गलत नहीं थी। तो 5 किस्म की ट्रेनिंग जो है ना वो आपने, यानी आपने 5 टाइप की ट्रेनिंग हर एक को देने के बजाय आप क्या करेंगे, सिर्फ एक टाइप की ट्रेनिंग देंगे ना। सही सही सही। उससे क्या हो जाएगा, वो क्विकर टू ट्रेन। ये क्या लिखा हुआ है जरा देखना, ये वाला पॉइंट जरा पढ़ना आपने। क्या? क्विकर एंड चीपर टू ट्रेन वर्कर एज फ्यूअर स्किल्स नीड टू बी टॉट। ठीक है सर, ठीक है, ये हो जाता, टाइम कम होगा, वर्क जो है ना वो उसमें चला जाएगा। अच्छा, अब ज़रा आपसे, वैसे आपका बहुत अच्छा, मुझे पता क्या है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मुझे स्टूडेंट नालायक मिलता ही कोई नहीं। सच्ची बात बताऊँ, मुझे बड़े अच्छे मिलते हैं। नालायक कोई भी नहीं होता, कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। नहीं होता नालायक, वो कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। अब ये लड़की जो ये जो नहीं है जिसने अभी काम भेजा है, मैं आपको बताऊँ ना, इसके बारे में कहा यह जाता था कि ये इतने पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, अकेडमी में होती थी। मैंने इसको देखा, इससे पूछा, मैंने कहा अल्लाह तुम, और इतना अच्छा काम करती है ना ये, कि आपका भी ये होगा ना कि ये तो अभी आज आपने अगला नहीं किया, स्पेशलाइजेशन की बात होगी। मैंने अब तक एक गलती आपकी ट्रेनिंग वाली हुई है, और दूसरी गलती जो है ना वो आपने अभी नहीं की। मुझे बिजनेस को डिफाइन करें, व्हाट बिजनेस इज? सर, बिजनेस को डिफाइन करते हैं। बेसिकली बिजनेस को डिफाइन करने के आपने मुझे 5 पॉइंट्स बताए थे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर द पॉइंट। बिजनेस बेसिकली वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो तो एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। बट जो बिजनेस का आपने मुझे मेन पॉइंट्स बताए थे कि बिजनेस फर्स्ट इट आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, ठीक है। फिर वो बिजनेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, इस चीज को खरीदता है, ठीक है। फिर उससे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, ठीक है। और उसी गुड्स एंड सर्विसेज से चौथा पॉइंट, वो अपने कस्टमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉफिट बनाता है। सो दैट इज व्हाट अ बिजनेस इज। बिल्कुल सही कहा।
चलो जी, मुझे इस महीने भी ना अगर 10 में से 10 आ जा, नहीं 10 में से 9.5 आपको मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैंने ठीक है जी। ट्रेनिंग पे थोड़ा सा वो किया, और दूसरा भी शुरू में एक और चीज आपने मुझे बोली थी, वहां पे मैं फंस गई थोड़ी। पता नहीं क्या था। इसको आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है। 3 जी चैप्टर जो है वो रीड करें। लेकिन जी ये है ना कि मेरा ख्याल 2 चैप्टर रोज आज मैंने बिजनेस के करवा देने थे, तुमने क्यों नहीं पढ़े आज? सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो है ना थोड़ा बहुत तो क्या हो गया, पीसी अब वाला कल क्लास नहीं लेनी सही। है, अब कल क्लास लेनी पड़ेगी तुम्हें। सर कल संडे, सर कल इन सब चीजों को मैं याद ना ना, करूंगी ना। कल क्लास लो, कल क्लास लो। चले सर, कोशिश कल करेंगे नहीं, सर कल जरूर। क्लास लो, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत कम है आज। कम चले से कम ठीक है छः सर। सात चैप्टर तो आपको मैं करवाता ना आज। ठीक है ना? और छः सर वो सात। मुझे फिर भूल जाता है, मुझे लिखना भी होता है ना। ना ना, आपने आजकल और तो कुछ करना कुछ नहीं है ना। तो हम्म। यही बात है। चलो अल्लाह करे कि खालिक जो है वो सेहत सेहत के साथ रहे, हाँ वो सर, आप आज भी इसको परेशान। फिट्स पड़े थे, हम जब सो रहे थे तो अम्मी ने बेचारी ने खुद हैंडल किया था। या अल्लाह, इसकी फिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है? सर इसके फिट्स वही ना, अभी ऐसा हफ्ता आता है हमारी लाइफ में जो इसका, जिसमें इसकी फिट्स वगैरह की जो क्वांटिटी होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है, और फिर उधर हम परेशान हो जाते हैं। अभी तो ठीक है, आराम से खेल कूद रहा है, लेकिन ये कि फिर सुबह का आप टाइम लोग क्या होता है ना। करते हैं फिर, इसको वो इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो नहीं नहीं डेज़िपाम नहीं सर, टाइप का? इसका फिट्स जो हमें डॉक्टर ने जिस तरह बोला है हम उसी तरह उसको हैंडल करते हैं। जब फिट्स पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, शुरू में जब जब बचपन में पहली दफा इसको पढ़े थे तब हम इसको हॉस्पिटल ले गए थे। तो उसके बाद हमें एक हिसाब से हम इस काम में स्पेशलाइज्ड हो गए कि हमें किस तरह हैंडल करना है। तो हम कुछ नहीं करते सर, उसको काम करते हैं, और वो चीज कंट्रोल में आता नहीं है तो वी वेट अंटिल इट्स ओवर। जब वो खत्म हो जाता है, उसको उसका पेट वेट भर के, क्योंकि जब फिट्स पड़ जाते हैं ना, इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो 3-4 घंटे तक ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो वो बिल्कुल खामोश रहता है, ऐसे जुबान उसकी ना लरस जाती है बात करते वक्त। तो उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि हम उसे दवाई दे देते हैं, खाना वाना खिला के, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जोन में आता जाता है। नहीं, फिट्स के दौरान क्या करते हैं अगर फिट्स आ गए? फिट्स के दौरान जब वो अम्मी अपने बस थोड़ा सा जिस्म को बहुत पैनिक कर देती, कर नहीं नहीं रहा कुछ है, भी नहीं। दांत रगड़ रहा है, इस तरह क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि सर इसमें कुछ ऐसा, इन चीजों का फायदा ही नहीं है। फिर जब हमने क्योंकि ऐसा जब पहले हुआ था ना, अम्मी करती थी हाथ वाथ ऐसे सही करती थी, डॉक्टर कहता था नहीं ये एक ऐसा सेंसिटिव सिचुएशन होता है ना, ना इसको पानी देना है इस दौरान, ना इसको इस तरह टच करना है कि वो अपना मोशन लूज करे, बिकॉज सर ये एक सेंसिटिव टाइम होता है उसके लिए, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना तो उसकी जान को नुकसान होगा। अच्छा, यानी खुद आप वेट करते हैं नेचुरल टाइम में खुद ठीक हो जाए? नेचुरल टाइम पे, और वो नेचुरल टाइम उसका 1 से 2